हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। हेलो, वॉइस आ रही है भाई मेरी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर हम लोग आज के सेशन को प्यारे बच्चों आरंभ करेंगे। जल्दी से एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कंफर्म कीजिएगा जल्दी से चैट सेशन में फटाक से भी। ओके, तो हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो मैंने आप लोगों के कोर्स के अंदर ऑलरेडी शेड्यूल करा दी है, तो आप लोग अपनी क्लासेस को उसी टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने बिजी शेड्यूल में से उन क्लासेस के लिए भी टाइम निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपके फालतू के काम ज्यादा होते हैं और पढ़ाई के काम कम होते हैं, और फिर आप लोग रोते हो कि यूनिवर्सिटी खराब है। ठीक है जी, चलेगा जी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जहां पर हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एट्रोपी आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है ना। हमारा कॉन्फ़िगरेशन और कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म दोनों के दोनों यहां पर रहेंगे। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या बोलता है एनालिसिस का, सॉरी एनालिसिस में बोलो आइसोमेरिज्म का। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या बोलता है हमारा आइसोमेरिज्म का। देखिए आइसोमेरिज्म हम लोगों को पता है द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि दो स्त्रियां हैं, अब दोनों सुंदर हैं, पर लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों पर खाना बनाना आता हो। तो ऐसे आइसोमेरिज्म है कि बहुत सारे हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम है, एक जैसा है, पर उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं सेम नहीं है बेटा जी। ठीक है जी। तो हमारा क्या है बेटा जी, आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चर हम लोग सेकंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग हमारा फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का जब मैंने वन शॉट आपको कराया था वहां पर आप लोगों को ये चीजें मैंने बताई थी। चलेगा जी। अब हमारा जो आज का लेक्चर है जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आखिर क्या होता है ना। अब अगर जो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करूं बेटा जी, तो द आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। यानी कि क्या हमारे ऐसे आइसोमेरिज्म जो हमारे क्या करे बेटा जी, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को क्या करे, रेस्ट्रिक्ट करे, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रोके, कि डबल बॉन्ड के कार्बन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड की सहायता से, और जो उनका रोटेशन होगा वो रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि उनको रोटेशन या फिर रोटेट नहीं किया जाएगा। तो यही हमारे क्या होता है बेटा जी, ऐसे ही आइसोमर को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, है ना। देखिएगा जरा, द आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इन molecule about single bond in cyclic compound is known as geometrical isomerism। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, वो ही हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए अगर जो मैं बात करूं आपके दूसरे तीसरे और चौथे सेमेस्टर कंप्लीट तीनों सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर के सबसे सिंपल और सबसे सरल टॉपिक आइसोमेरिज्म ही है ना जी। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या था कि प्लेन पोलराइज लाइट के लिए अलग अलग बिहेवियर हो, है ना। जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ऐसे आइसोमर को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना जी। ऐसे ही हमारा क्या बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, हमारे ऐसे आइसोमर जहां पर क्या हो कि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो, रोका जा रहा हो। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई देगा जो कि क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इधर हमारा Cl है, इधर हाइड्रोजन है, इधर Cl है और इधर हाइड्रोजन। अब जो ये कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, तो इन्हीं को आपस में ये क्या है, ऐसे रोटेट नहीं हो सकते, यानी कि रोटेट होकर के ये ऐसे क्या, अगर जो रोटेट होना चाहे, है ना जी, ऐसे अगर जो रोटेट होना चाहे तो रोटेट होकर के ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन और यहां पर Cl, और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर Cl, ये ऐसे रोटेशन नहीं कर सकते, है ना, यानी कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहां पर रोका जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो हमारे क्या बेटा जी, हमारे अलग अलग कंपाउंड्स यानी कि वैरायटी ऑफ द कंपाउंड्स रहते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। वो तीन तरीके को हो सकते हैं हमारे, कौन कौन से बेटा जी, डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, डबल बॉन्ड हो सकता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ये तीन कंडीशंस हैं जहां पर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा बेसिकली आता है, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में रेस्ट्रिक्शन हमारा होता है। यहाँ पर हमारा होता है क्या बेटा जी, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, और अगर जहां पर अगर जो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड उनका भी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा, पर लेकिन वो कैसा रखेंगे बेटा जी, साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन करेंगे, यानी कि एक साइक्लिक रिंग में हमारा वो प्रेजेंट होंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिस जिस बच्चे को क्लियर हो वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि कार्बन जो हमारे हैं, जैसे ये वाला कार्बन है बेटा जी, है ना, और ये वाला कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ में दो मॉलिक्यूल अटैच हैं और इसके साथ में भी दो मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो सबसे बड़ी कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बोलता है कि एक ही कार्बन से दो सेम हमारे मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर जो आप ऐसे चाहेंगे कि यहां पर भी हमारा Cl आ जाए तो ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पॉसिबल नहीं होगी बेटा जी, यानी कि एक कार्बन से जो नंबर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है जी, तो जरा यहां पर देखिएगा कि क्या है, बोथ सब्स्टिट्यूट ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन रेस्ट्रिक्ट शुड बी डिफरेंट, हमारा ये दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, सेम नहीं होंगे। उसके अलावा देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, और हमारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या करते हैं बेटा जी, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके रोटेशन, वहां पर रोटेशन को क्या करते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो भाई, क्लियर है जी बात, ठीक है जी, चलिएगा। अब यहां पर हमारी दो फॉर्म्स आती है बेटा जी, दो फॉर्म कैसी आती है, जिनको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं सिस फॉर्म और एक को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, एक बोलते हैं सिस और एक होते हैं ट्रांस। देखिए बेटा जी, सिस मतलब होता है सेम और ट्रांस मतलब होता है अपोजिट। अब सेम और अपोजिट से क्या मतलब है, यहां पर जरा देखिएगा प्यारे बच्चों को, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और आप अगर जो उसको देखेंगे तो देखिएगा जरा कि मैं यहां पर कह रहा हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ में A जुड़ा है और इसके साथ में B जुड़ा है, ठीक है जी, A और B जुड़ा हुआ है, इसके साथ में C जुड़ा है, सॉरी C नहीं लेते, इसके साथ में क्या है X जुड़ा हुआ है और इधर A जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या है, कोई कंपाउंड है। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा, जो यहाँ पर हो रहा है, ये तो हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक कार्बन से दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम अटैच नहीं होंगे, ये भी सही बात है। पर यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो इस कार्बन के पास में भी A है और इस कार्बन के पास में भी A है, पर लेकिन दोनों अपोजिट साइड में है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो यानी कि अपोजिट साइड है, तो मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा जी, ट्रांस मतलब था अपोजिट, यानी कि मेरा क्या होगा बेटा जी, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा मेरा ये, ठीक है जी। वहीं पर ही कंडीशन मेरी ऐसी हो जाए कि ये A इधर आ जाए और ये X नीचे आ जाए, यानी कि कुछ ऐसा कर कमाल कि ये ऊपर A आ जाए, तो फिर क्या होगा जी, अब देखिए A यहां पर भी ऊपर है और A यहां पर भी ऊपर है, ऊपर ऊपर मतलब सेम,
सेम मतलब क्या होता है, सिस होता है, यानी कि अब हमारा ये ट्रांस ना हो करके सिस फॉर्म होगा बेटा जी। और अगर जो सिस और ट्रांस क्या होते हैं, बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन मेरा है कि क्या इस क्लास में खाली पवन कुमार है, और अगर जो खाली पवन कुमार है तो जितने भी यहां पर क्लास में है तो सब क्लास को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अगर जो पागलों की तरह क्लास में बैठ जाते हो आकर के और फिर कमेंट करते हो यूट्यूब पर जाकर के, कमेंट करते हो प्ले स्टोर पर जाकर के, कमेंट करते हो इंस्टाग्राम पर जाकर के कि क्लासेस नहीं चलती है, तो तुम जैसों को क्लासेस देने का मन भी नहीं होता है। आकर के क्लास में बैठ जाना इज नॉट आ टारगेट। अब मैं किसी भी बच्चे से ये नहीं पूछूंगा कि समझ में आया नहीं आया, समझ में आया तो भी ठीक और नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि कि मैं आपसे अब से 5 बार पूछ चुका हूं कि भाई समझ में आया नहीं आया, और तुम लोग वही, क्योंकि पागल हो ना तुम लोग, तुम लोगों का कोई भी पागल बना सकता है, और यहीं पर ही अभी तुम लोग फिर जाकर के कमेंट करोगे, गालियां दोगे, और वही तुमसे आता है। ठीक है, जाहिलियत की हद किस हद तक हो सकती है, ये चीज बेसिकली बी फार्मा के बच्चों से सीखा जा सकता है ना। बेवकूफ कैसे होते हैं, है ना, बेवकूफों की शक्ल कैसी होती है, वो देखने के लिए किसी को अगर संसार में देखना है तो वो बी फार्मा के बच्चों को देख सकता है। ये रियलिटी है आप लोगों की। बिकॉज आप लोगों को एक चीज है कि आप लोगों को फीचर्स चाहिए लंदन वाले, फीचर्स चाहिए आपको अमेरिका वाले, सैलरी चाहिए आपको दुबई वाली, और आपसे खर्चा पाने के लिए कोई कुछ बोल दे कि भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तुम्हें कोई डाउट हुआ, तुमने पूछ लिया और बाय चांस हमसे स्किप हो गया, तो भाई ऐसे 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 वर्ड्स ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो अगर जो पूछ रहे हैं तो बता दिया करो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, वरना कोई बात नहीं भाई। ठीक है, तो भाई अपनी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, वरना बर्बाद हो जाओगे। और 4 साल बाद जब डिग्री पूरी होगी ना, है ना, जब 4 साल का तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हाथ में कटोरा लेकर के घूमोगे, क्योंकि 8-10 हजार की नौकरी से ना किसी का गुजारा नहीं होता। अपने पिताश्री से पूछ लीजिएगा कि पापा जी 8-10 हजार रुपए में महीने का गुजारा हो सकता है अगर जो मैं 2027 में 8-10 हजार की नौकरी करूंगा, तो आपके पिताश्री आपको बोलेंगे कि बेटा 8-10 हजार की नौकरी करेगा तो इससे अच्छा तो करिए ना मत। ठीक है, तो इस फैक्ट को समझिए। ठीक है जी। और जो ये बच्चे कमेंट सेक्शन में कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बेटा जी सबसे पहली बात तो ये कि शेम ऑन यू। दूसरी बात ये कि अपने चेहरे को शीशे में देख करके ना 4 चांटे मारना, 2 मेरी तरफ से और 2 अपने माँ बाप की तरफ से, क्योंकि तुम्हें तो शर्म है नहीं। तुम लोगों के पास में पूरा सेमेस्टर होता तैयारी करने के लिए, तुम लोगों के पास में पूरा सेमेस्टर होता तैयारी करने के लिए। और तीसरी बार भी फिर बोल, क्योंकि एक बार में तो सुनता नहीं है ना तुम्हें, तुम्हारे पास में पूरा सेमेस्टर होता तैयारी करने के लिए, और तुम एट द एंड 1 महीने पहले 15 दिन पहले जागते हो पेपर से कि इनकी तैयारी कर लूं, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं। मैं बोलता हूँ 90% ला करके भी क्या कर लोगे? जब तुम्हें नॉलेज कुछ नहीं है तो 90% ला करके भी क्या कर लोगे? ठीक है, तो भाई इस रियलिटी को समझो, इस रियलिटी को समझो और तभी काम करो। आ रही है बात समझ में? तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। ठीक है, देखो मेरे से चीजों को लेकर के मार्केटिंग करनी नहीं आती है। ठीक है जी, ना मेरे पास में इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम है कि अगर जो जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट टीचर 100 हैं, मार्केटिंग के 900 लोग हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, समझिए आप चीजों को। मेरी मार्केटिंग आप लोग हो, और जब आप लोग ऐसा करते हो ना तो शर्म आ जाती है कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूं इन चीजों को, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं ऐसों को। जितनी मेहनत आज तुम लोगों के लिए लग रही है ना, जितनी मेहनत आज तुम लोगों के लिए की जा रही है, अगर जो तुम रियलिटी में मेहनत करते ना और तुम्हें रियलिटी में उस मेहनत का फल पता होता। अभी 2 दिन मेरी क्लासेस नहीं हुई, तुम लोग इतने परेशान हो गए, ऐसे हो गए कि जैसे बीएससी फार्मेसी तुम्हारे लिए है क्या। इतने कमेंट कि क्यों नहीं क्वेश्चन आ रहे, क्यों नहीं क्वेश्चन आ रहे, प्लीज बता दो प्लीज बता दो।
2 दिन में तुम्हें पता लग गया इंपोर्टेंस क्या है, 2 दिन में तुम्हें जान गए क्या इंपोर्टेंस है। तो प्लीज भाई इन चीजों के बारे में सोचिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं इधर ऐसा नहीं हूं, मेरे अभी तक तुम लोगों ने देखा कि मैंने एक भी बच्चे की कम्युनिटी भी अपलोड करी हो कि हमारा बच्चे का 90% रिजल्ट आ गया, जिस यूनिवर्सिटी को लेकर तुम हाथ ओवा करते रहते हो कि फेल हो गया फेल हो गया फेल हो गया। मेरे पास में 80 से लेकर के 90% के कम से कम 100 बच्चे हैं, कम से कम। मैंने तो नहीं पोस्ट किया क्योंकि मेरे बच्चों का अभी एग्जाम है और उनके ऊपर वैसे यूनिवर्सिटी ने इतना प्रेशर बनाया, वो उस रिजल्ट को देख करके शायद और हताश हो जाए कि मेरा क्यों नहीं आया है, और उस बारे में भी सोचना नहीं है अपने को, है ना। तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। 2 दिन में तुम्हें पता लग गया होगा क्या इंपोर्टेंस है, क्या वैल्यू रखते हैं हम तुम लोगों के लिए। तो भाई चीजों को छोड़ो कि बाकी चीजें क्या हो रही है, क्लास में हो, क्लास में एंजॉयमेंट के साथ में रहो, पढ़ते रहो, क्लास में चैट सेशन में एक्टिव रहो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो पूछो। ये क्लासेस टाइम पास के लिए नहीं हो रही है, वरना रिकॉर्डेड सब कुछ है यार। 1000 लेक्चर डले हो तुम्हारे कोर्स में, जाकर के देख लो, पढ़ लो। क्लासेस नहीं होते तो तुम्हें ये दिक्कत होती है क्लास क्यों नहीं हो रही। क्लास होती है तो तुम लोगों को में से आधे अटेंड नहीं करते, और आधे जो अटेंड करते हैं वो आकर के बुतों की तरह बैठ जाते हैं क्लास में। भाई हम पूछ रहे समझ में आया नहीं आया, समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। बैठने का क्या मतलब है, मतलब कि हम ही सस्पेंस में डाल दे रहे हो तुम तो हमें, कि समझ में नहीं आ रहा भैया, पता नहीं आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है। और फिर तुम लोग बोलते हो कि कुछ नहीं होता हमारे लिए। भाई कोई तुम्हारे लिए कुछ क्यों करेगा, तुम तो वही सोच रहे हो कि एक तरफ से प्यार मिलता रहे और हम कुछ ना करें, हम शांत रहे भैया। ये ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिकली सोच करके देखो। ठीक है, चलेगा जी। अब यहाँ पर कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बता दो कंडीशंस हमारी होती है। एक कंडीशन जो कि हमारा जो कार्बन कार्बन आपस में अटैच है, तो कार्बन के पास में दोनों सेम मोलिक्यूल्स अटैच नहीं हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन की रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है जी। अब हम लोगों ने 2 फॉर्म्स आपको बताई यहाँ पर, एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब नोमेनक्लेचर हमारा 3 तरीके से होता है। एक नोमेनक्लेचर हमारा होता है प्यारे बच्चों किस तरीके से, सिस और ट्रांस वाला ही, कि भाई सिस फॉर्म है तो सेम, ट्रांस है तो मतलब अपोजिट। एक होता है बेटा जी हमारा EZ वाला, और एक होता है साइन एंटी नोमेनक्लेचर। कौन कौन से बताए मैंने, सिस ट्रांस, EZ और साइन और एंटी। अब देखिए हर कंडीशन में सिस और ट्रांस काम नहीं करता तो इस वजह से EZ आया, हर कंडीशन में EZ काम नहीं करता तो वहां पर हमारा साइन और एंटी आया। यानी कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से हम लोग हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में। अब सिस और ट्रांस के बारे में बात करूं तो मैंने बड़े ही सिंपल, सरल और सटीक तरीके से आपको बताया हुआ है कि कंपाउंड शोज दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। कि सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर कब शो करता है बेटा जी हमारे कंपाउंड, जब डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो। ठीक है जी। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, यानी कि जो कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे उनके बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ही भाई यही थी कि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए। ठीक है जी, चलेगा। एटलीस्ट 1 सिमिलर एटम या फिर ग्रुप बिटवीन बोथ डबल बॉन्ड कार्बन, कि हमारा अगर जो बात की जाए, जस्ट अ सेकंड बेटा जी, 1 सेकंड रुकेंगे। सॉरी बेटा जी, आप लोगों को 10 मिनट इंतजार करना पड़ा, रियली सॉरी फॉर डेट। अब हम लोग अपनी यूनिट को पूरा खत्म करेंगे तभी सांस लेंगे। ओके जी, आर यू रेडी? चलेगा। अब देखिए बेटा जी, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर हमारा क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली डबल बॉन्ड के रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वहां पर हमारा एप्लीकेबल होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, यानी कि 2 कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच में एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। और एटलीस्ट 1 सिमिलर एटम ग्रुप बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस पॉइंट के बगैर सिस और ट्रांस तो बताया ही नहीं जा सकता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं, इस पॉइंट में क्या बोला गया है,
कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन, हमारे दो कार्बन है ना जी, जो आपस में जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, तो उनके पास में जो मॉलिक्यूल जो अटैच है, कम से कम एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जो दोनों के पास सेम हो। यानी कि जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहां पर लेता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर है ए, इधर है बी, इधर है एक्स और इधर है वाई। पहली प्रॉपर्टी मैच हो गई कि दोनों के दोनों कार्बन पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, यानी कि इसके पास में जो दोनों मॉलिक्यूल है वो दोनों अलग होने चाहिए और इसके पास में जो दोनों मॉलिक्यूल है दोनों अलग होने चाहिए। चलिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े होने चाहिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी भी मैच। चौथी प्रॉपर्टी बोलती है कि इस कार्बन और इस कार्बन के पास में एटलीस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो सेम हो। यहां पर ये चारों के चारों अलग है भाई, तो अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सा सेम और कौन सा डिफरेंट। ना तो यहां कुछ भी सेम है और सब कुछ डिफरेंट ही डिफरेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग तो सिस और ट्रांस बताया नहीं जा सकता। मैं यहां पर जस्ट एक चेंज करूंगा, मैं यहां पर जस्ट, अभी आप इसका भाई सिस ट्रांस नहीं बता सकते हो, मैं इसका जस्ट यहां पर एक चेंज कर रहा हूं और इसकी जगह मैं लगा देता हूं बी। बस एक चेंज किया है पूरे मॉलिक्यूल में। अब हमें एक चीज देखने को मिली कि बी इधर भी नीचे और बी इधर भी नीचे, दोनों तरफ बी सेम है और दोनों नीचे हैं, यानी कि उनकी पोजीशन भी चेंज सेम है, यानी कि क्या होंगे बेटा जी, सिस मतलब सेम, तो ये सिस आइसोमर। बस एक मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, ये हमारा चौथा नियम है। और जिसको भी चौथा नियम क्लियर हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो, और ऐसे चैट सेशन चलते रहा ना, मां की कसम भाई साहब बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा बेटा जी। बस इसी तरह चैट सेशन चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आग लगा दो, आग लगा दो बेटा जी। तो समझ में आया चौथा नियम जिस जिस बच्चे को। और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, भाई रोटेशन को तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे ही हो, कितनी बार बोले एक बात को कि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करो, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करो, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा, बस बात खत्म हो गई। अब सिस मतलब होता है सेम और ट्रांस मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट अपोजिट, सिस मतलब सेम। चिन 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 चिन, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर अभी आप इमरजेंसी में कहाँ गए थे? बेटा इमरजेंसी में हम अभी थोड़ा सा हमारे कोई फ्रेंड है उनको गाड़ी देने के लिए गए थे, है ना, उनको गाड़ी की चाबी देने के लिए गए थे, क्योंकि उनको इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है, ठीक है, तो उनको चाबी देने के लिए गए थे। चलेगा, अब बात करते हैं बेटा जी एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल हम ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुके हैं, एग्जाम्पल हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, तो एग्जाम्पल की तो भैया कोनो ऐसी आवश्यकता है। अब बात करते हैं बेटा जी ई जेड के बारे में, पर ई जेड से पहले जिस जिस बच्चे को सिस ट्रांस क्लियर हो गया हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर। सिस ट्रांस क्लियर हो गया हो तो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देने का, कंफर्म कर देना चैट सेशन में। बात करते हैं बेटा जी ई जेड नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए ई मतलब क्या होता है बेटा जी, अपोजिट, और जेड मतलब क्या होता है बेटा जी, टुगेदर, साथ साथ, यानी कि सेम, ठीक है ना जी, ई जेड, ठीक है, क्या है बेटा जी, ई मतलब होता है अपोजिट और जेड मतलब होता है सेम टुगेदर। अब ई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा ई को अगर हम लोग बोले तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंट्रीजन हम बोलते हैं, और जेड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा दुश्मन बोलते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको पता लग गया होगा कि ऐसे ऐसे नाम है तो ऑब्वियसली जिसने इनको खोजा उन्होंने अपना नाम दे दिया, ठीक है जी। तो दिस नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर इज मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल द कंपाउंड्स। जनरली देखा जाए तो हमारा सिस ट्रांस तो लिमिटेड जगह पर है, बट जो ई और जेड है ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नोमेनक्लेचर है। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो ई और जेड है बेटा जी, ये हमारा एक ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जो लगभग लगभग सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम देखना चाह रहे हैं उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि सभी के लिए उपयोगकारी है। इट इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस रूल, यानी कि CIP रूल के ऊपर हमारा बेस्ड होता है।
जैसा अगर जो आपको याद होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां पर हमारा क्या था बेटा जी, वहां पर हमारा यूज हो रहा था हमारा क्या, फिशर प्रोजेक्शन यूज हो रहा था, है ना। ऐसे यहां पर हमारा क्या यूज होगा बेटा जी, सीक्वेंस रूल का उपयोग होगा टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकॉर्डिंग टू द ईज एंड रूल, देन वी हैव टू नो अबाउट द सीक्वेंस रूल। अगर जो हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नामकरण ई और जेड रूल के अकॉर्डिंग करना है, ई जेड नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस रूल यानी कि CIP रूल के बारे में पता होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए बेटा जी कि भैया ये जो हमारा सिस और ट्रांस है ये हमारा फेल क्यों हुआ, ये हमारा फेल क्यों हुआ, यहां आकर के फेल हुआ। तभी तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यहां पर आकर के फेल हुआ भाई अगर जो चारों के चारों अलग अलग कंपाउंड लगे हो, रोटेशन भी रेस्ट्रिक्ट हो रहा हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर डबल कार्बन कार्बन अटैच विद डबल बॉन्ड एंड रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। डेफिनेशन तो यही है ना भाई। अब फॉर्म कौन सी है, सिस है ट्रांस, उस बात से थोड़ी ना मतलब है। अब रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट अब क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा जी कि यहां पर तो चारों के चारों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, तो अब ये कौन सा नोमेनक्लेचर हुआ। अब सिस और ट्रांस के अकॉर्डिंग तो ये चीज बताई नहीं जा सकती, क्योंकि सिस और ट्रांस बोलता है कि कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास में एक मॉलिक्यूल सेम होना अनिवार्य है, पर यहां पर चारों अलग अलग है। तो अब इसी फॉर्म को समझने के लिए हमारा आया ई एंड जेड रूल। अब ई जेड रूल ने क्या बोला, सीक्वेंस रूल के बेसिस पर मैं बताऊंगा। अब सीक्वेंस रूल क्या बोलता है, वो बताता है हमें कि हमारा जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स मेरा हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा बेटा जी एक्स हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, एक्स हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, और इधर मेरा बी हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। इन दोनों में बी हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, इन दोनों में एक्स हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। यानी कि क्या, हायर प्रायोरिटी चेक की गई। अब हायर प्रायोरिटी इसकी 1 है और इसकी 1 है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, दोनों कैसे हैं जी, अपोजिट है। अब जो अपोजिट है मतलब कि वो ई, ई मतलब अपोजिट, ई ई ई मतलब अपोजिट, यानी कि यहां से हमें ऐसे पता लगता है। क्लियर है बेटा जी बात। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यही बात बोली गई है, द ग्रुप हायर प्रायोरिटी ऑन द ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय द सीक्वेंस रूल, कि सीक्वेंस रूल के द्वारा हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा। हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी सीक्वेंस रूल के बारे में। सीक्वेंस रूल हम लोगों को क्या बताता है, सीक्वेंस रूल हम लोगों को बताता है कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। जैसे यहां पर हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है यहां पर आप लोगों के लिए, है ना, कि हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बेटा जी अगर जो देखा जाए तो हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर यहीं तो फेल हुआ था, क्योंकि अभी अगर जो आप लोग देखोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि चारों के चारों ग्रुप अलग है। अब हमारा सिस और ट्रांस बताता है कब, कि जब हमारा इन दोनों में से किसी के पास एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जो दोनों के पास सेम हो। पर अभी आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि सिस है ट्रांस है, नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो बेटा जी इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर आ जाता है क्वेश्चन मार्क कि अब कैसे इसका नोमेनक्लेचर करें, कि ये सिस जो मैं आप आइसोमर है, ट्रांस है, यानी कि हमारा क्या अपोजिट है या एक साथ है, कैसे बताए भाई। तो उसके लिए आ जाता है हमारा क्या बेटा जी, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। उसके लिए क्या आ जाता है बेटा जी, हमारा ई एंड जेड नोमेनक्लेचर आ जाता है। अब ई एंड जेड नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, यहां पर आता है CIP रूल अपना बेटा जी, यानी कि सीक्वेंस रूल हमारा यहां पर आ जाता है। अब इस सीक्वेंस रूल हम लोगों को बताता है कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप इन दोनों में से कौन सा होगा, यानी कि क्या, ये दोनों जो लगे हुए हैं इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। जैसे मान लीजिए ये वाला हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, और इधर इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, मान लीजिए ये वाला हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। अब हमें देखने को मिला क्या, एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर, यानी कि क्या, अपोजिट। अब अपोजिट है तो क्या होगा बेटा जी, अपोजिट है तो बेटा जी हमारा होगा ई,
और अगर जो होता सेम सेम तो क्या होता बेटा जी हमारा जेड होता। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी ई एंड जेड नोमेनक्लेचर होता है। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे तो ई क्या बोलता है, इट इज अ हायर प्रायोरिटी ग्रुप दैट आर, ये अपोजिट साइड लिख लेना बेटा जी, गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। और जेड हमारा क्या बोलता है, सेम साइड। एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के लिए है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर जो इस कार्बन को देख रहा हूं तो ये कार्बन मेरा क्या बेटा जी देखिएगा कि इधर हायर प्रायोरिटी ग्रुप बी आर है और इधर हायर क्या है तो एच सेकेंड नंबर पर है, इधर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सी एल है। अब देखिएगा दोनों है अपोजिट साइड में, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यानी कि क्या हो गया अपोजिट हो गया। अब जो अपोजिट होता है वो क्या होता है बेटा जी हमारा ई होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है बेटा जी ई होता है। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो, ठीक है। चलिएगा आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी हमारे साइन और एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में कि साइन और एंटी क्या होता है। देखिए साइन मतलब सेम और एंटी मतलब अपोजिट, यानी कि एंटी माइक्रोबियम, माइक्रोब्स के उल्टा काम करने वाला, ठीक है जी। एंटीबायोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया के अपोजिट काम करने वाला, यानी कि जहां पर भी एंटी लग जाए मतलब उल्टा, ठीक है। अब भैया क्या है देखिए उल्टा यानी कि एंटी, और क्या है साइन, एस मतलब सेम, एस मतलब साइन। तो यहां पर देखिएगा जरा कि दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर शो बाय दोस कंपाउंड व्हिच हैव एट लीस्ट वन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड वन कार्बन सॉरी वन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। यानी कि क्या जो हमारा साइन और एंटी होगा ये कहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे बेटा जी, जहां पर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में प्रेजेंट हो, किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में प्रेजेंट हो बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा देखिएगा जरा, साइन मतलब होता है सेम और एंटी मतलब होता है अपोजिट। बड़ा ही सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, चैट सेशन बेटा जी फटाक से कंफर्म कर दीजिएगा। चलिएगा जी अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए वो हमारे कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर तीन हमारे मेन मेथड है। पहला है फिजिकल का, हमारा क्या है कन्वर्सेशन, और हमारा साइक्लाइजेशन। देखिए साइक्लाइजेशन यानी कि हम लोग साइक्लिक फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, चीज कन्वर्ट हो जा रही है तो ठीक है, नहीं हो जा रही है तो भी ठीक है। एक चीज हमारी कन्वर्ट होकर के एक बनाएगी, दूसरी चीज कन्वर्ट होकर दूसरा आइसोमर बनाएगी, ये सब चीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, किसी का लो रहेगा। जिसका हाई रहेगा वो एक तरीके का आइसोमर होगा, जिसका लो रहेगा वो दूसरे तरीके का आइसोमर होगा। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात आएगी, डाइपोल मोमेंट के बाद आएगी, पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में बात आएगी, है ना, हमारी इन सब चीजों के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर देखेगा बेटा जी हमारा, देखेगा जरा, और कन्वर्जन मेथड में यानी कि वो चीज उस चीज में कन्वर्ट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, यानी कि कन्वर्ट होकर के वो कैसा मॉलिक्यूल बना रही है उसके बेसिस पर बात होगी। अगर जो कन्वर्ट हो पा रही है तो एक तरीके का आइसोमर होगा, और कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो दूसरे तरीके का आइसोमर होगा, पर होगा आइसोमर जरूर। अब कौन सा कैसे किस प्रकार का आइसोमर होगा वो अब हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर जो आप लोगों को वो समझने वाले हैं तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। चलेगा बेटा जी। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में। अब देखिए फिजिकल मेथड के बारे में बात करें बेटा जी, अगर जो हम यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में, देखिए फिजिकल मेथड यानी कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारी डेंसिटी, जैसे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोल्युबिलिटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा, है ना, ये सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर जो मैं बात करूं तो सिस आइसोमर की ज्यादा होती है ट्रांस आइसोमर से। इट मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या है, एक आइसोमर है ए और एक आइसोमर है बी, ठीक है। मान लीजिए ए आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है देन बी आइसोमर, है ना, ए आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज हायर देन बी, ठीक है, ओके। अब हमारा क्या होगा, अब यहां पर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर ऑलवेज हायर देन ट्रांस आइसोमर, यानी कि जो सिस आइसोमर होगा, है ना, वो ट्रांस आइसोमर से हायर बॉइलिंग पॉइंट ही रखे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर देन, अभी मैंने आपको बताया कि जिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो सिस,
और जिसका कम वो ट्रांस। तो अब आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। इन दोनों में से बेटा जी कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, ये आप लोग चैट सेशन में मुझे बताएंगे, है ना। तो हमारा जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हमारा सोल्यूबिलिटी हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सिस आइसोमर की हायर होती हैं ट्रांस आइसोमर से। यानी कि अगर जो मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता हो मेरे दोनों आइसोमर का, तो वहां से मैं पता लगा सकता हूं कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है, क्योंकि हायर वाला सिस होगा और लोअर वाला ट्रांस होगा। ए सिस बी ट्रांस, वेरी गुड। बताओ इतने सी बात में आप लोगों को समझ में आ गया। और कौन बोलता है कि हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती? समझाने वाला आना चाहिए, समझने वाला चाहिए, बस चलेगा जी। बात करते बेटा जी हमारा, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रांस हमेशा कम ही रहेगा, नहीं भाई, ट्रांस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, है ना जी। जैसे कि हमारे यहाँ पर बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये हमारी जो चीजें रहेंगी ये ट्रांस आइसोमर की ज्यादा रहेंगी सिस आइसोमर से। यानी कि क्या मेल्टिंग पॉइंट है ना हमारा, अगर जो जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि ए और बी आइसोमर है, ए और बी आइसोमर है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बी वाले का ज्यादा है और ए वाले का कम है, यानी कि बी मेरा क्या होगा बेटा जी ट्रांस होगा, बी मेरा क्या होगा ट्रांस होगा, और ए मेरा क्या होगा सिस होगा। क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि ट्रांस आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वो ट्रांस, जिसका कम वो सिस। बात क्लियर हो गई बेटा जी कि फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर का। सेकंड आता है बेटा जी हमारा साइक्लाइजेशन मेथड। सेकंड हमारा क्या आता है बेटा जी साइक्लाइजेशन मेथड। अब साइक्लाइजेशन मेथड क्या बोला है भैया, यहां पर हम लोग करेंगे साइक्लिक फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट। जैसे कि मैं बात करूं मैलिक एसिड की, मैलिक एसिड बेटा जी अगर जो मैं बात करता हूं तो मेरा क्या है मैलिक एनहाइड्रेज का फॉर्मेशन करता है। मैलिक एसिड किसका फॉर्मेशन करता है, मैलिक एनहाइड्रेज का। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आएगी, है ना। हमारा क्या बेटा जी सिस आइसोमर अंडरगो साइक्लाइजेशन मच मोर रीडली देन द ट्रांस आइसोमर। अब आप बोलोगे भैया इतनी अंग्रेजी तो समझ में आती नहीं है, आती तो आपका कोर्स थोड़े ना खरीदते। तो बेटा जी सिंपल सी बात है कि जो आइसोमर, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आइसोमर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो आइसोमर तोड़ मरोड़ करके साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो कर देगा, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होगा सिस, और जो नहीं कन्वर्ट होगा वो होगा ट्रांस। बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, और कसम है तुम्हें मेरी, अगर जो समझ में आया तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा जी, बस बस भेज दो, बस अगर जो समझ में आ गया। यानी कि क्या, साइक्लिक का सी और सी मतलब सिस, जो कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सिस आइसोमर, और जो नहीं होंगे वो ट्रांस आइसोमर। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात। चलिए आगे बात कर देंगे, एग्जांपल्स आप लोग खुद देख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल लिया, फॉर्मिक एसिड साइक्लाइजेशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमारा क्या होगा ट्रांस आइसोमर होगा। वही मैलिक एसिड हमारा मैलिक एनहाइड्रेज बना दे रहा था, जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो मैलिक एसिड हमारा सिस आइसोमर होगा, बिकॉज इसने साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करी है। हमारा फॉर्मिक एसिड ने साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करी है। नेक्स्ट हमारा जाता है बेटा जी क्या, हमारा कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारा पता करते हैं कि हमारा कंपाउंड कन्वर्ट होकर के बना क्या रहा। जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा जी किसका, ट्राइक्लोरोटोनिक एसिड का हमारा, ठीक है जी, ट्राइक्लोरोटोनिक एसिड का हमने यहां पर एग्जांपल लिया। अब एक ट्राइक्लोरोटोनिक एसिड हमारा जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो क्या मैलिक एसिड बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा जी मैलिक एसिड। अभी मुझे ये नहीं पता है कि जो मेरा ये कंपाउंड है ये सिस है ट्रांस है, पर इसकी रिएक्शन होने के पश्चात ये मेरा क्या है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और मुझे भली बात ही पता है कि मैलिक एसिड सिस आइसोमर होता है, क्योंकि मैलिक एसिड साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करता है। अब जब इसने मैलिक एसिड बनाया, ये मैलिक एसिड सिस आइसोमर है कहलाया, क्योंकि ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये कंपाउंड भी सिस आइसोमर हो गया। तो यही हमारा कन्वर्जन मेथड होता है कि हमारा जो कंपाउंड हमारे पास में है वो कन्वर्ट होकर के एक नया कंपाउंड बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन। अब रिएक्शन होने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है
वो जैसा आइसोमर होगा वैसा ही हमारा मेन कंपाउंड, वैसा ही आइसोमर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन मेथड के थ्रू पता लगाना कि जो हमारा कंपाउंड है वो सिस आइसोमर है या फिर ट्रांस आइसोमर है। जैसे कि हमारा यहाँ पर आप देखिएगा, हम लोगों ने एग्जांपल लिया है हमारा हाँ, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी, हमारा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और हमें पता है फॉर्मिक एसिड ट्रांस आइसोमर होता है क्योंकि ये कोई भी साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट रीजन कि हमारा ये जो कंपाउंड है हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। तो हमारा क्या बेटा जी, कन्वर्जन मेथड, साइक्लाइजेशन मेथड और फिजिकल मेथड, ये तीनों ही मेथड जिस जिस बच्चे को क्लियर हो, बिल्कुल सिंपल सरल और सटीक भाषा में फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे बेटा। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे बेटा जी। फिर हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इन तीनों का बेटा जी वन टाइम में समझ लीजिएगा। मैं आपको खाली इथेन का बताऊंगा, ब्यूटेन का बिल्कुल सेम है, बस एक जगह पर चीज एक चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन बस वहां पर CH3 लगाना पड़ेगा। और साइक्लोहेक्सेन का भी आपको खुद से ही कर लेना है, बस हमारा चीजें चेंज हो जाएंगी, वहां पर भी CS2 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 ऐसा करके आ जाएगा। तो वो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दूं, ठीक है जी। परंतु अब सबसे पहले हमें बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बिल्कुल स्लो मोशन में हम लोगों को समझना है ईथेन के बारे में। किसके बारे में समझना है तो बेटा जी, है ना जी। हमारा क्या है बेटा जी, हम लोग क्या बात करेंगे हमारे ईथेन के बारे में, ठीक। अब देखिए ईथेन हमारा क्या होता है, एक एल्केन होता है ना। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैथ माने एक और एथ माने दो, और लगा है एन, यानी कि क्या बेटा जी, हमारा दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, और एन लगा है तो दो कार्बन है, तो बेटा जी ऑब्वियसली हाइड्रोजन 6 होंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है CnH2n+, ठीक है। दो मल्टीप्लाई बाय दो जितने कार्बन है उसका जमा दो, तो हमारा क्या बेटा जी C2H4 होगा, ऑब्वियसली बात है। अब यहां पर हमें ये जो हमारा कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म है बेटा जी, इसका अगर जो हम लोगों को चीजों को समझना है तो यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा हमारे एंगल्स के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा थ्रेशोल्ड एंगल बोलते हैं, यही कहीं पर ही लिखा होगा। तो दीज आर द डिफरेंट स्पेरिकल अरेंजमेंट ऑफ अ मोलिक्यूल दैट आर जनरेटेड बाय अ रोटेशन अराउंड अ सिंगल। यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी, रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड पर होगा, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि भाई एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो जहां पर जो रोटेशन होगा वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगा, ठीक है। यानी कि अभी जहां पीछे तक हमने जितनी चीजें पढ़ी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उधर खल्लास हो चुका है, ठीक है, मतलब खत्म हो गया, टाटा बाय बाय आओ जो हो गया, ठीक है जी। अब हम लोग क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में घुस चुके हैं बेटा जी। कहां पर घुस चुके हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा जी। चलिए अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हम लोगों को क्या है, यूज न्यूमन प्रोजेक्शन टू दीज आइसोमर। हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, हमारे न्यूमन प्रोजेक्शन का। अब आप बोलो भैया इतने कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, बताइए इतने कठिन कठिन नाम कोई रखता है क्या। अब हमारे यहाँ पर तो नाम क्या है, सिंपल सिंपल से रहते हैं। अभी ऐसे ऐसे नाम रख देते थे बताओ, और उसी नाम पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या है कि ये हमने एक BSc फार्मेसी ऐप बनाया, ठीक है। अब BSc फार्मेसी ऐप तो बन गया, अब इसमें कोर्स बना, अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि पुनीत की केमिस्ट्री, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं भैया, हम तो नाम तुम्हारा ही रख रहे हैं, और तुम नाम अपना ही रख देते थे। बड़े ही सेल्फिश लोग थे, बड़े ही सेल्फिश लोग थे अगर जो देखा जाए तो, पर लेकिन बहुत सारी चीजें हमें बता गए हैं, तो भाई बता गए तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम लोग सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा बेटा जी दो चीजें रहेंगी, एक चीज रहेगी अबाउ द प्लेन और एक चीज रहेगी बिलो द प्लेन। क्या बोला मैंने, एक चीज होगी अबाउ द प्लेन और एक चीज होगी बिलो द प्लेन। अब अबाउ द प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, अबाउ द प्लेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी कुछ ऐसे, ऐसे चिपक
चिपपात और चिप। ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा अबाव द प्लेन, अबाव द प्लेन। बिलो द प्लेन वाले की चीजों को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बिलो द प्लेन वाली चीजों को हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट, बिलो द प्लेन। और जब हमारा बेटा जी ये अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन एक साथ में आएंगे, जब ये बेटा जी क्या होंगे, एक साथ में आएंगे, तो हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार की चीजें हमारी शो कर। खाली इसको सिलेक्ट करो ना। ठीक है जी। अब ऐसा ही नहीं खाली शो होगा, एक और तरीके से शो होगा, एक और तरीके से होगा बेटा जी। जैसे ये तो हो गया ए, जिसका नाम होता है बेटा जी एस से, मैं अभी बता देता हूं, एस से नाम होता है इसका। अगर जो तुम्हें याद होगा तो तुम लोग चैट सेशन लिख करके बता दो। और एक होगा बेटा जी ऐसा, 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 ऐसा। एक होगा ऐसा। ठीक है जी। ठीक है जी, आज अब देखिए यहां पर हमारा क्या बेटा जी, देखिएगा ये बिलो द प्लेन है, ये अबाव द प्लेन। ओके, न्यूमन प्रोजेक्शन हमारा ये रहा, ये जो हमने अभी आपको बना करके दिखाया हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इसका ये हमारा क्या प्रोजेक्शन बी है बेटा जी, इसका नाम होता है ई से। ठीक है, अब यहां पर आप दोनों के नाम देखिए, जो हमारा क्या बेटा जी इस तरीके से, यानी कि जो हमारे क्या बॉन्ड्स अलग अलग हमारे दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, स्ट्रिगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और जो हमारे ये ऊपर नीचे जो बॉन्ड दिख रहे हैं हमारे क्या होता है बेटा जी, इक्लिप्स्ड फॉर्म रहते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, अब इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने से अपना हाथ कर रहा हूं, आपको मेरे हाथ की ये पीछे वाली उंगलियां नहीं दिख रही हैं, और ये पीछे है, यानी कि आपको पीछे का भी कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है। ये हमारी क्या बेटा जी, इक्लिप्स्ड फॉर्म, पीछे है कुछ ना कुछ पर वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, वहीं पर ही क्या हो बेटा जी, हमारा एक ऐसी फॉर्म हो, एक ऐसी फॉर्म हो जहां पर अब आपको पीछे और आगे की दोनों चीजें दिख रही है। यस, ये हमारी क्या बेटा जी, हमारी स्ट्रिगर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको पीछे और आगे वाली सारी चीजें दिख रही हैं, ये हमारी क्या बेटा जी, स्ट्रिगर्ड फॉर्म है। और जब आपको आगे आगे वाले बोन्स दिखाई दे, पीछे वाले हैं पर वो नहीं दिखाई दे, तो हमारा क्या बेटा जी, वो इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है जी, ओके, चलिए। तो हमारा स्ट्रिगर्ड दे आर मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जी। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो ये स्ट्रिगर्ड फॉर्म है, इनके पास में बेटा जी हमारे क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होता है बेटा जी, मोर स्टेबल। और इनके पास में क्या होता है बेटा जी, लेस एनर्जी। वहीं पर हमारे क्या होता है बेटा जी, मोर एनर्जी। और क्या होता है बेटा जी, लेस स्टेबल। क्लियर है बेटा जी बात, क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो। चलिए, बस इतनी बात क्लियर हो गई तो बस बात खत्म हो गई। अब बात खत्म हो गई, अब तो हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे बेटा जी। अब इथेन पर आ जाओ, अब इथेन पर आ जाइए बेटा जी, बस इथेन पर अब बस आ जाओ। बस देखो अब इथेन तुम्हें ऐसे समझ में आएगा, अब बोलोगे यार इतनी इजी केमिस्ट्री है और हमारा पेपर भी है और हम लोगों को इतनी इजी तरीके से चीजें समझ में आ रही है, तो यार बड़ी इसी को केमिस्ट्री है भाई साहब। तो बेटा जी एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों के साथ में जब तक मैं हूं, जब तक दुनिया की कोई ताकत
तुम्हारे बैक नहीं लगा सकती। वो तुम सोच लेते हो, तुम खराब करके आ जाते हो चीजें, वो अलग बात। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आ जाइए अभी। अब बात करते हैं बेटा जी हम लोग ईथेन के बारे में। ईथेन, है ना, C2H6 के बारे में। ठीक है। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हमारे एक बच्चे ने पूछा कि सर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक आई थी क्या? बेटा देखिए, हम आपको इतना प्राउडली बोलते हैं कि बैक नहीं आ सकते हमारी, तो हमने बैक पहले हमारी कभी हमने कभी बैक का स्वाद चखा ही नहीं, है ना, और जीवन में किसी को चखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए मैं जब MP पढ़ने के लिए गया था, देखिए मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, 891 किलोमीटर दूर था मेरे घर से जहाँ पर मैं रहता था, 891 किलोमीटर दूर। समझ में आ रही है बात? जीवन में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो यार अब मेडिकल फील्ड के बच्चे हो, जब तक ऐसे ऐसे सुई चलती है ना, तो तब तक ही जीवन है। जिस दिन ऐसे हो गई ना, जीवन खत्म है। हम सोचते हैं कि ऐसी हो जाए, तो बेटा जीवन खत्म हो जाएगा। जिंदगी में अप्स डाउन्स आते रहने चाहिए। क्योंकि जब मैं बी फार्मा कर रहा था, तो उस टाइम पर मैं ये सोचता था कि महीने की 30,000 सैलरी मिलेगी। जब मुझे ऑफर मिला था, है ना, 31,000 कुछ का सैलरी का था, 32,000 के लगभग वो सैलरी थी, तो मैंने सोचा यार बहुत पैसा है, बहुत अमाउंट है। पर लेकिन मेरा मन ये बोलता था हमेशा कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर पाऊंगा। अब ये क्या है, थोड़ा सा ब्लड से भी आती चीजें, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक किसी ने जॉब नहीं करी। मतलब खानदान में मतलब क्या, मेरा जो पीढ़ी चलती हुई आ रही है, जो हमारा खुद का घर है, वैसे चाचा ताऊ उनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा खुद का घर है। क्योंकि जो हमारे परदादा जी थे, वो उन्होंने वो कोहलू चलाते थे। हमारे दादाजी ने उस प्रथा को आगे बढ़ाया, है ना। हमारे पिताश्री ने उस प्रथा को आगे बढ़ाया, पर लेकिन उनको डायबिटीज जल्दी होने के कारणवश उनको हमने ही छुड़वा दिया, है ना। अब क्या है कि लीज पे दिया हुआ है हमने अपना कोहलू। लीज पे मतलब कैसे कि किराए पर दिया हुआ है, कि कोई और चला रहा है, पर चल अभी भी रहा है ना। यानी कि क्या कि बिजनेस वाली चीजें अभी तक चलती हुई आ रही थी, है ना, कि किसी के नीचे कभी काम नहीं किया, जो किया खुद का ही किया। अब जब मैंने एक हमारा यूट्यूब चैनल था उस टाइम पर, हमारे 2000, अगर जो मैं 22 की बात करूं, तो उस टाइम पर थोड़ी सी चीजें ऐसी थी कि जॉब कर लेंगे तो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो जाएंगे। पर एक चीज सोची कि अपना करते हैं, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। पर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2022 जून में हमने अपना ऐप लॉन्च किया। 2022 जून में हम लोगों ने अपना कोर्स लॉन्च किया और अपना होम डिलीवरी नोट्स को तैयार किया, यानी कि घर पर डिलीवरी भी स्टार्ट करी। ऑल इन वन नोट्स का पूरे फार्मा फील्ड में पहला कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए। तो उसके बाद में काफी बड़े बड़े चैनल्स ने हमें फॉलो भी किया, काफी बड़े बड़े चैनल से पूरी पूरी टीम लगाई, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ऑफर भी आए, सब कुछ रिजेक्ट किया, क्योंकि करना है तो खुद करना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने एक टैबू बनाने में जो शायद वो सक्षम भी हो गए कि ये लोग खाली पैसे में पढ़ाते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते, जबकि पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में आप 2022, है ना, के पहले यानी कि अप्रैल मई जून तक की चीजें देखिएगा। 2022 का भी आप रिसर्च करेंगे तो 2022 जून तक जब हम इस फील्ड में प्रॉपरली आए थे, उससे पहले किसी ने भी बी फार्मा के लिए, ये तो छोड़ो, बी फार्मा के लिए तो छोड़ो, डी फार्मा में भी लाइव क्लास, यानी कि फार्मा फील्ड में लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट सेमेस्टर वाले कोर्सेज पर स्टार्ट नहीं किया। पर लेकिन हम लोगों ने लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और हम लोगों ने लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा कोर्स बेटा जी यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ। हमारी सारी मैराथन क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ी हुई, आप अगर जो जाकर के देखेंगे। पर लेकिन एक टैबू सेट करने में जो हमारे विरोधी दल लगे थे, तो वो सेट करने में शायद सक्षम हो गए कि हम लोग खाली पैसा लेकर के पढ़ाते हैं। जिस कारणवश आप यूट्यूब पर भी जाकर देखोगे इतना ज्यादा क्राउड नहीं है जितना होना चाहिए था, है ना। कंटेंट बहुत हाई स्टैंडर्ड का हम लोगों ने प्रोवाइड करा। पहले दिन से हमारा एक ही एम था कि हम लोग स्टूडेंट के फीडबैक पर काम करेंगे, अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे। ठीक है। चीजें चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। अब आज जो बंदा 30,000 की नौकरी में भी सेटिस्फाइड था, आज वो उससे कई गुना ज्यादा तो सैलरी मतलब कि दे रहे हैं, लोगों को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जर्नी ऐसा नहीं रहा कि इन 3 साल की जर्नी को अगर जो मैं उठाऊं और एक झटके में अगर जो आपके सामने रखूं तो ऐसे हो गया, नहीं। हम लोगों ने जब जून 2022 में कोर्स लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं कि आज ही बिकना स्टार्ट हो गया। पेशेंस लेवल इतना था कि 18 अगस्त 2022 को 1.5 महीने बाद पहला कोर्स बिका, है ना। 1.5 महीने का सफर था जिसमें पहला कोर्स सेल हुआ, लगभग 1.5 से 2 महीने के लगभग का समय था।
तो जब पहला कोर्स सेल हुआ, रवि के नाम से वो बच्चा था, बैंगलोर का वो बच्चा था जिसने पहला मास्टर कोर्स परचेज किया, जिसमें बच्चे के नोट्स उसके घर पर गए। और पहला कोर्स था जिस जो हमारा सेल, वो भी मास्टर कोर्स। और 2100 रुपये उस कोर्स का प्राइस था। और 2100 रुपये उस कोर्स का प्राइस होने के कारणवश कि बच्चों ने जब उसके बाद में फिर कभी फिर पीछे नहीं मुड़ के देखे, है ना। बहुत सारे ऑफर्स टेबल पर फेंके गए हैं, बहुत सारे ऑफर्स, बट हमने कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि कि इस फील्ड में एक चेंजेस, इस फील्ड में एक रिवॉल्यूशन, इस फील्ड में एक नई लहर लाने का जो प्रयास है वो हमारा। आज वो दिन पर मैं खड़ा हुआ हूं कि एक नाम मैंने दिया था क्वेश्चंस को, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। एक नाम मैंने क्वेश्चंस को दिया था, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैं कभी अगर जो अदर चैनल्स की वीडियो देख लेता हूं तो उसके नीचे कमेंट में भरा रहता है कि सर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो, या मैम महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो। ये नाम मेरा दिया हुआ है, ये किसी का नहीं कॉपी पेस्ट है। और जब वो अदर चैनल्स पर भी जाकर के चीजें देखता हूँ कि मैं वो चीज कर चुका हूं जो मुझे करना था, कि मैं बच्चों तक पहुंच चुका हूं जो मुझे पहुंचना था, मैं उनकी चीजें कमा चुका हूं जो मुझे कमाना था। ठीक है, आप लोगों को जस्ट एक चीज है जो मुझे हमेशा खलती है, वो क्या खलती है कि फार्मा का बच्चा वो सपोर्ट सिस्टम एक अपने मेंटोर को या फिर अपने जो उनके लिए जी रहे हैं। भाई देखिए, मैं कंप्लीटली आप लोगों के लिए हूँ। 2 दिन पिछले क्लासेस नहीं हुई, आप लोग ऐसे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पर शायद आपको रियलाइज होगा कि कुछ ना कुछ तो मैं आपके लिए वैल्यू ऐड करता हूँ, तभी आप लोग परेशान हुए। वरना अगर जो मेरा कोई सब्सटीट्यूट होता तो शायद कोई भी बच्चा कॉल नहीं करता। पिछले 2 दिन में मेरे कॉल हिस्ट्री में 111 कॉल्स पड़े हुए हैं, जो कि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहा था ज्यादा। मैंने फोन कल तो रात तो बंद करके रख दिया, क्योंकि कि बहुत सारी चीजें, है ना, समझ रहे हो प्यारे बच्चों। बट एक चीज है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के सपोर्ट सिस्टम से ही हुई हैं। और मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, आज है, कल है, 10 दिन बाद है, 10 साल बाद है, मेरे लिए एक ही चीज है कि आप लोग हैं तो कोई पुनीत है, जिस दिन आप नहीं तो शायद मेरा अस्तित्व मिट जाए, हकीकत बात। पर लेकिन जो हमेशा मैं मिस करता हूं वो है कि आप लोगों की तरफ से एक परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम, है ना, आप लोगों की तरफ से एक परफेक्ट चीजें कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है। आप जाकर के देखिएगा, जो अलग अलग चैनल्स है वहां पर आप जाकर के विजिट कीजिएगा, देखिएगा जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, उनको बड़ा बनाने वाला खाली एक स्टूडेंट और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं यहाँ मेहनत करता रहूँ करता रहूँ करता रहूँ करता रहूँ, पर लेकिन बच्चे ही नहीं होंगे तो मेरी मेहनत का क्या फायदा। सिंपल सी बात है, उस मेहनत का फायदा ही क्या है। तो वो चीज थोड़ा सा आप लोग, बस ये एक ही चीज, सपोर्ट सिस्टम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आप सपोर्ट कीजिए बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बेटा जी हमारा ईथेन के बारे में। इसके बारे में, ईथेन के बारे में। C2H6 के। अब अगर जो बेटा जी मैं इस ईथेन का फॉर्मूला आपको लिखूं तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते मेरे बच्चों, लिख सकते हैं ना। है ना जी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा जी। तो अब यहां पर अगर जो आप देखोगे तो यहां पर भी हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहां से मैं एक CS3 को तो लेकर के चले जाता हूं बेटा जी अबाउ द प्लेन, और एक CS3 को लेकर के चले जाता हूं बिलो द प्लेन। तो यहां से जो मेरा बेटा जी क्या है, जो मेरा यहां से एंगल बनेंगे, जो मेरे यहां से क्या है स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। स्ट्रक्चर का नाम हमारा क्या था, अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर का नाम हमारा क्या था, कहां गया ये रहा, न्यूमन प्रोजेक्शन। जो हमारा यहां से बनेगा वो कैसा बनेगा, जो न्यूमन प्रोजेक्शन हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओ परदेसिया, ये हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन होगा भाई, सिंपल बिल्कुल। देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन है, ये रहे 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। मैं इसको व्हाइट कलर से बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना जी। मैं इसको अगर जो व्हाइट कलर से बना देता हूं
तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा ब्लो द प्लेन, जो व्हाइट वाला है बेटा जी हमारा क्या है बेटा जी, ब्लो द प्लेन है। ये हमारा क्या है, ब्लो द प्लेन है। और जो हमारा ग्रीन वाला है बेटा जी हमारा क्या है, अबाउ द प्लेन। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि जो मैंने अबाउ द प्लेन लिखा है और जो मैंने ब्लो द प्लेन लिखा है, ये सही है या गलत। सही है तो हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा, और गलत है तो गलत बोलिए, है ना, क्योंकि गलत को गलत बोलना भी सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब यहां पर आ जाइए कि नाउ दीज आर ऑल्सो व्यू ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन हमारा। अब यहां पर क्या देखो, ऐसा नहीं है कि खाली हमारी स्ट्रिगर्ड फॉर्म बनेगी, क्लिप्स भी हो सकते हैं, मैं दोनों फॉर्म बना करके दिखाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था क्या बेटा जी, जो हमारी क्या है, स्ट्रिगर्ड फॉर्म है, जो देखो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो हमारी ये स्ट्रिगर्ड फॉर्म है। जो हमारी स्ट्रिगर्ड फॉर्म होती है बेटा जी, ये क्या होती है हमारी, क्या है, ज्यादा स्टेबल होती है और लेस एनर्जी होती है। इट मींस जो मेरा ये इथेन है इसके पास में लेस एनर्जी होगी, और ये क्या होगा बेटा जी, मोर स्टेबल होगा। यस और नो बेटा जी, सही है, राइट है सर, रही सही है, सही है, सही है, सही है। सर आप कभी गलत हो सकते हैं बेटा, मैं जानबूझ करके भी गलती कर देता हूं ताकि आप लोगों का टेस्ट ले सकूं। हम खुद को गलत कर लेंगे, है ना। इस मोहब्बत को हमने कुछ इस प्रकार से निभाया है कि हमने खुद को गलत साबित करके तुमको सही बताया है। ठीक है जी। तो बेटा जी मैं कभी कभी ऐसे गलत शब्द भी लिख देता हूँ जानबूझ करके कि तुमसे पूछ लूं और तुम फिर उसे सही करके बताओ, और हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाए कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, रोटेशन के बारे में बात आती है। अब ये रोटेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है समझने के लिए। अब आप समझिएगा जरा इस रोटेशन को, जो कि आपको समझना बेहद ज्यादा आवश्यक है। एक, दो, देखो बेटा जी हम लोग रोटेशन कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा जो कार्बन हमने पकड़ा है वो सॉरी जो मॉलिक्यूल पकड़ा है वो वापस उसी पोजीशन पर ना आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है ये वाला, ओके जी, तो ये वाला नहीं, तो ये वाला, ओके। अब यहां से मैंने क्या किया, 60 डिग्री का रोटेशन कराया, तो जो मेरा ये वाला मॉलिक्यूल है कहां पहुंच गया बेटा जी, यहां पर पहुंच गया, ये रहा। मैंने फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कराया, तो मेरा ये वाला मॉलिक्यूल कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। यस और नो बेटा जी, बिल्कुल कंफर्म कीजिएगा, चलेगा। अब यहां से मैं क्या करा रहा हूं, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं बेटा जी, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करा रहा हूं, चलेगा, करा दीजिएगा फिर से 60 डिग्री का रोटेशन, है ना, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करा दीजिए। गलत हो गया, पेन हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पेन हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। अब मेरा जो ये डबल बॉन्ड है बेटा जी कहाँ, ये सॉरी ये वाला जो हाइड्रोजन है कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इससे क्या करते हैं, 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर है बात, चलिए। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो 60 डिग्री जब घूमा तो ये यहां पर आ गया, और फिर से 60 डिग्री घूमा तो ये यहां पर आ गया, और फिर से 60 डिग्री घूमा तो जहां पर था वहां पर आ गया। ठीक है। अब इस जिस पॉइंट से हम चले थे वापस घूम करके उसी पॉइंट पर आना। ठीक है जी। अब इस पॉइंट पर आने के लिए मैंने 6 बार 60-60 डिग्री का रोटेशन किया, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, है ना। अब मैंने 60 डिग्री बदला, एक बार हो गया, मैंने फिर बदला 2 बार हो गया, फिर बदला 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार, तो छठी बार के मैं वापस उसी पोजीशन पर आ गया। अब इस बीच में क्या हुआ कि कभी मेरी स्टेबिलिटी बढ़ी तो कभी एनर्जी डाउन गई, और कभी एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी डाउन गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कि मेरा क्या है बेटा जी, एक जगह पर क्या है,
स्ट्रिगर्ड फॉर्म है तो अगली जगह पर क्या है, इक्लिप्स्ड है। उससे अगली जगह पर स्ट्रिगर्ड है तो फिर से इक्लिप्स्ड है, और फिर से स्ट्रिगर्ड है तो फिर से इक्लिप्स्ड है। और जहां पर स्ट्रिगर्ड यानी कि वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा और एनर्जी कम, और जहां पर इक्लिप्स्ड यानी कि वहां पर एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। ठीक है, यानी कि यहां पर मेरा एक कंपाउंड स्टेबल ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम हो गई, और यहां पर एनर्जी ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, ठीक है जी। तो हमारा अगर जो यहां पर बात की जाए बेटा जी, यहां पर अगर जो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो बड़ा ही ये हमारा क्या है, यानी कि क्या, जहां पर एनर्जी ज्यादा यानी कि यहां पर हमारी एनर्जी ज्यादा तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का जो हमारा ग्राफ बनेगा यहां पर हमारे जी बेटा, तो हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पर आप लोग देखोगा कि हम लोगों ने जो वाई एक्सिस पर चीजें ली है वो हमारी क्या, एनर्जी को दर्शा रही है, और जो हमारी एक्स एक्सिस पर वो हम लोगों ने क्या बताया बेटा जी, हमारा उसके बारे में, एंगल के बारे में। तो जब मेरा एंगल क्या था बेटा जी, जीरो था, जब मेरा एंगल क्या था बेटा जी, जीरो था। ठीक है, तो जब 60 डिग्री एंगल रोटेट हुआ तो हमारा क्या बेटा जी, सेकंड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर और सिक्स्थ नंबर पर, यानी कि क्या, जब हमारा पहला एंगल ऑफ रोटेशन था, ठीक है जी, तो वहां पर क्या है, स्ट्रिगर्ड फॉर्म दिखी, फिर इक्लिप्स्ड आई सेकंड फॉर्म में, थर्ड में स्ट्रिगर्ड, फोर्थ में इक्लिप्स्ड, फिफ्थ में स्ट्रिगर्ड, सिक्स्थ में इक्लिप्स्ड। तो हमारी क्या बेटा जी, स्ट्रिगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म हम लोगों को देखने को मिली। तो हमारी क्या बेटा जी, जहां पर एनर्जी कम है वो हमारी स्ट्रिगर्ड है, जहां पर एनर्जी ज्यादा है वो हमारी इक्लिप्स्ड है। यहीं पर ही जब मैं इसको स्टेबिलिटी के बेसिस पर बनाऊंगा तो मेरी ऊपर इक्लिप्स सॉरी स्ट्रिगर्ड दिखाई देगा और नीचे इक्लिप्स दिखाई देगी, क्योंकि जहां पर क्या है बेटा जी, हमारा स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पर स्ट्रिगर्ड, और जहां पर स्टेबिलिटी कम वो हमारा इक्लिप्स होगा। तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंपल सा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसका बेटा जी, ईथेन का। ओके जी, अब हमारा क्या आगे आ जाता है बेटा जी, हमारा साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन हमारा आ जाता है। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन को आपको इसी तरीके से करना है, जस्ट एक चीज हमारी चेंज होगी बेटा जी, बस एक पोजीशन पर जहां से हमने पकड़ा है ना, यहां पर CS3 लगा, जहां से हमने पकड़ा है बस यहां पर CS3 लगाते चलो, और कुछ नहीं करना है। जहां से हमने पकड़ा है यहां पर CS3 लगाते चलो। देखो बस बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग बोलोगे भैया हैं ये क्या हो गया, पर लेकिन ये ऐसे ही है बेटा जी। आप लोगों को लगता है कि ये कुछ डिफिकल्ट टास्क है, पर बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं। ये एक झटके में आपका एन ब्यूटेन बन गया, ये आपका बेटा जी एक झटके में एन ब्यूटेन बन गया। अरे दादा कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है कभी कभी। लो ठीक है, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, यहाँ पर भी गलत है, लो ये भी ठीक करो। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारा क्या है, एक झटके में एन ब्यूटेन हो गया। और आप लोग बोलते हो भैया कुछ केमिस्ट्री हार्ड है। नहीं नहीं नहीं, गलत कोई नहीं है, समय की नजाकत को समझो बस। ठीक है जी, हो जाएगा बेटा जी, अब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग इन चीजों को अपना देखिए, बस यही चीज हुई है। ठीक है, चलिएगा आगे मूव करते हैं। एट्रोपी आइसोमेरिज्म एंड हमारा क्या बेटा जी, बायफिनाइल कंपाउंड, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा जी। बायफिनाइल कंपाउंड आपके पेपर में 7 या 10 नंबर में आ सकता है, अभी बोल रहा हूं। समझ रहे हैं बेटा जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा हाँ, एक और बात, एक और बात इसको स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं। अभी तक की कक्षा में जैसे फर्स्ट यूनिट में आप लोग बोल रहे थे भैया थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, ऐसा लगा क्या? क्योंकि फर्स्ट यूनिट का तो हमने 1 घंटे में वन शॉट खत्म कर दिया था। आज हमारा लगभग हम लोग भाई 1 घंटा 20 मिनट तो पढ़ ही लिए होंगे, है ना। 1 घंटा 30 मिनट 32 मिनट क्लास चल चुकी है, पर 1 घंटा 30 मिनट तो पढ़ ही लिए होंगे ना। तो बताइएगा कि आज भी ऐसा ही लग रहा है क्या? ट्रोपी आइसोमेरिज्म के बारे में देखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या था बेटा जी, हमारा डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना, है ना।
एट्रोपी आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा जी? सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देना। अभी देखो हम लोगों ने स्ट्रिगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म पढ़ी, सिंगल बॉन्ड था, रोटेशन हो रहा था, कभी इक्लिप्स कभी स्ट्रिगर्ड, कभी इक्लिप्स कभी स्ट्रिगर्ड, कभी इक्लिप्स कभी स्ट्रिगर्ड। ठीक है ना? कि वो बात है ना कि पता ही नहीं लग रहा है कि कब क्या हो जा रहा है, ऐसा हो रहा था ना कि कभी इक्लिप्स हो जा रहा है तो कभी स्ट्रिगर्ड हो जा रहा है। परंतु हमारा एट्रोपी आइसोमेरिज्म थोड़ा सन की इंसान है, इसने बोला कि सिंगल बॉन्ड का रोटेशन ही बंद कर देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बस तो ऐसे ही आइसोमेरिज्म को हम लोग या फिर ऐसे आइसोमर को हम लोग एट्रोपी आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को एट्रोपी आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या बोला गया है ना? आइसोलेबल या फिर ऑप्टिकली एक्टिव हमारे ये रहेंगे बेटा जी, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर रिजल्टिंग फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। दोबारा देखेगा इसको, क्या हो रहा है बेटा जी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड आर कोल्ड एट्रोपी आइसोमर्स। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? एट्रोपी आइसोमेरिज्म। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? एट्रोपी आइसोमेरिज्म। ठीक है जी? ओके 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 ठीक। अब देखिए, ए मतलब ऐसे समझो कि एब्सेंस ऑफ, है ना? ट्रोपी मतलब समझो कि रोटेशन या फिर एब्सेंस ऑफ रोटेशन हो गया एट्रोपी का मतलब, और आइसोमेरिज्म का मतलब आइसोमेरिज्म, यानी कि ऐसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता हो, यही हमारा क्या होता है? एट्रोपी आइसोमेरिज्म, यानी कि एब्सेंस ऑफ रोटेशन, यानी कि नो रोटेशन अराउंड सिंगल। यहां पर आप लोग इस स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हो। इथेन का ही हमने एग्जांपल लिखा है जानबूझ करके, क्योंकि अभी पीछे जो इथेन था वो बड़ा घूम रहा था, इक्लिप्स स्ट्रिगर्ड हर 60 डिग्री पर, कभी इक्लिप्स कभी स्ट्रिगर्ड, पागल ही बना दिया था। पर हमने एट्रोपी आइसोमेरिज्म में इसको लेकर कहा कि भाई साहब इसका इलाज करो, बड़ा घुमक्कड़ है ये तो इसने बोला आई आओ अभी तुम्हारा रोटेशन बंद कर देता है। तो हमारा क्या है देखिएगा बेटा जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या था? डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना। और हमारा एट्रोपी आइसोमेरिज्म क्या करता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है जी? हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना। ये ज्योमेट्रिकल और हमारा एट्रोपी में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है? तो हमारा क्या क्या बेटा जी? अब यहां पर देखिएगा कि ये रोटेशन जो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो काहे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है? काहे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहां पर है नहीं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बेटा जी, वो क्या है? क्योंकि यहां पर हमारे क्या है? बल्कि मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। बल्कि मॉलिक्यूल कोई नाम नहीं है, बल्कि यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं कार्बन के साथ। तो क्या है? वाई दे डू नॉट रोटेट, क्यों नहीं रोटेट करते भाई? उसके रीजन भी है। रीजन क्या है? दे हैव एन हैवी मेटल, यानी कि बल्कि एट देयर ऑर्थो पोजीशन। तो जो ऑर्थो पोजीशन होगी वहां पर क्या होंगे? बल्कि मेटल्स लगे हुए होंगे। दे अटैच विद ईच अदर परपेंडिकुलरली, वो दूसरे के साथ में कैसे बेटा जी? परपेंडिकुलरली अटैच होंगे, ना कि पैरेलली अटैच होंगे। ठीक है जी? व्हेन दे रोटेट हियर वी सी स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जब वो रोटेट होने का ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करेंगे, रोटेट होने का प्रयास करेंगे, पर लेकिन वहां पर क्या होगा? बल्कि मॉलिक्यूल होने की वजह से उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई होगा, है ना? स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो इस वजह से हमारा वहां पर क्या होता है बेटा जी? रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि रोटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है जी? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाइफिनाइल एट्रोपी आइसोमर का एग्जांपल भी यहाँ पर लिया गया है, और इस बाइफिनाइल कंपाउंड से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलता है, यानी कि ओवरऑल आप ये समझिएगा कि एट्रोपी आइसोमेरिज्म से ही क्वेश्चन आया है। इस वजह से मैंने वहां पर आप लोगों को एट्रोपी आइसोमेरिज्म इंपोर्टेंट लिखवाया भी था। ठीक है जी? अब यहाँ पर बाइफिनाइल कंपाउंड के बारे में बात होगी, तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या होगी? देयर शुड बी एनी फंक्शनल ग्रुप, है ना, एटम एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ द रिंग, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो पोजीशन हमारा, जैसे कि लार्ज साइजिंग हमारी क्या रहेगी? क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा, NO2 रहेगा, COH रहेगा, है ना, SO3H रहेगा हमारा, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे हमारे बल्कि फंक्शनल ग्रुप हमारे अटैच होने चाहिए ऑर्थो पोजीशन पर। जो हमारी रिंग है, ईच रिंग मस्ट बी रिजोल्व फॉर दैट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू डी, यानी कि क्या हमारा होगा बेटा जी? ए बी के बराबर और सी और डी के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये सेम नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था ना कि सेम सेम मॉलिक्यूल नहीं होंगे एक कार्बन पर, तो ऐसे यहाँ पर होगा हमारा कि ए बी के बराबर और सी डी के बराबर नहीं होगा। और ये हमारा बाइफिनाइल एट्रोपी आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर है बेटा जी। There is a restricted rotation about the bond between the two phenyl ring due to steric hindrance between the bulky ortho substituent हमारा, कि अब यहाँ पर क्या होगा बेटा जी? हमारा जो रोटेशन उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई होगा। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर बल्की मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच हुए हैं। दिस फिनाइल रिंग लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर एंड द मॉलिक्यूल बिकम कैरिल एंड एग्जिबिट एनंशियोमर। हमारा ये बेटा जी यहाँ पर बात क्या बोली गई है कि हमारा जो एट्रोपी, हमारा यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म, हम जो हमारा बाइफिनाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो बेसिकली दोनों कंपाउंड्स होंगे एक दूसरे के क्या होंगे बेटा जी, परपेंडिकुलरली अटैच होंगे, है ना, परपेंडिकुलरली अटैच होंगे। और ये मॉलिक्यूल क्या बेटा जी, हमारे कैरिल रहेंगे और हमारे क्या इसी वजह से इनको एनेंशियोमर भी हम लोग कमिट कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर हमारा जो रोटेशन होगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड, वो रोटेशन हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, रेस्ट्रिक्ट होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमारी कुछ रिएक्शंस के बारे में बात आएगी और इन रिएक्शंस के बारे में हम आपको बताएगी और उसके बाद में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, जिसमें हमारी नाम में ही रिएक्शन का काम लिखा है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन और रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब कि क्या बेटा जी, हमारे पास में क्या होगा बेटा जी, हमारा एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हमें यहां से बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन यानी कि स्पेसिफिक सिंथेसिस यहां पर होगी, यानी कि हमारा एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बनेगा। हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है कि इसकी जगह इसको सिलेक्ट कर लेना, ही वो ही हमारा बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें काम चलाना है। ठीक है जी, तो देखिएगा रिएक्शन इन विच पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर रिएक्ट टू गिव वन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा कि हमारा एक स्टीरियो आइसोमर है और उसने एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर हमें दिया। जैसे डिजिटल कोर्स वाले बच्चे हैं भाई, उनके पास में स्पेसिफिक चीजें हैं भाई, उनका यूज करना पड़ेगा आपको। वहीं पर मास्टर कोर्स वाले बच्चे जिनके पास में सिलेक्टिव वाली चीजें रहती है, स्टीरियो सिलेक्टिव, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, E1 E2 रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा मेजर माइनर, है ना, हमारा होफमैन और सिरजिप प्रोडक्ट हमारा 80-20% हमारा, तो वो क्या है बेटा जी, वहां पर हमारा 20% को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और 80% को भी। यानी कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास में सिलेक्टिविटी है कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ूं या फिर लाइव क्लासेस से पढ़ूं, मैं पीडीएफ नोट से पढ़ूं या महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पढ़ूं या इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके सॉल्यूशन से पढ़ूं, तो किससे पढ़ूं, मेरे पास में सिलेक्शन है, मेरे पास में ऑप्शन है ना जी। तो हमारा क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हमारी होती है, जो कि हमारी क्या एलिमिनेशन और हमारी क्या बेटा जी, हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में शो होती है। बात करते हैं रेजियो सिलेक्टिव, हमारा क्या होगा बेटा जी, 2 प्रोडक्ट यानी कि मोर देन 2 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बनेंगे। दीज प्रोडक्ट आर स्टीरियो आइसोमर टू ईच अदर, कि जो हमारे वो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एक दूसरे के क्या होंगे बेटा जी, स्टीरियो आइसोमर होंगे। ये हमारा क्या बेटा जी, रेजियो सिलेक्टिव, है ना। हमारे रेजियो सिलेक्टिव में क्या होगा, हमारे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और वो एक दूसरे क्या होंगे, हमारे स्टीरियो आइसोमर होंगे। और यही हमारी तीनों की तीनों रिएक्शन है बेटा जी, विद एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो। और यही आप लोगों का यूनिट नंबर 2 है, कंप्लीट दी एंड आपका सेकेंड यूनिट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बट आज हम लोगों ने इस यूनिट को 1 शॉट में खत्म कर दिया। अब बताइएगा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो भी आपके कोर्स के अंदर शेड्यूल है, और आई थिंक सो फिजिकल की वो क्लास है, तो उस क्लास को हम लोग उसी टाइम पर कंडक्ट करेंगे और आपके लिए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का भी 1 यूनिट का 1 शॉट आज ही समाप्त कर देंगे। उसी के साथ साथ बेटा जी देखिए 1 शॉट के थ्रू, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, 1 शॉट यूनिट वाइज में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप लोगों का एंगेजमेंट भी बना रहे क्लासेस को लेकर के, और आप लोग अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहे। ठीक है जी, जो आपकी एक मैराथन क्लास जो लास्ट ईयर हुई थी वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करा रहा हूँ, 5.5 घंटे की वो क्लास है। तो जो इस क्लास को मैं कल, आज नहीं कल अपलोड कराऊंगा, और आप उस क्लास को पूरे, वो आपके कोर्स में भी रहेगा और यूट्यूब पर भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। तो आज आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसमें आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर मैं आपको 1 शॉट में नहीं पढ़ाऊंगा, 1 शॉट में तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, 5 यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, बट वो भी मैराथन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि कि आपको और भी चीजें इजी हो जाए और इजीली आप लोग रिकॉल चीजों को कर सकते। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो वो भी मैं आपको कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी।